आज जिस सरकार की बात हो रही देश में, उसको लेकर कहीं समर्थन है तो कहीं विरोध भी है। लेकिन आज मोदी सरकार ने अंतरिम बजट पेश कर दिया है। क्या है ये पूरा मामला, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि किसी भी सरकार का चेहरा मोहरा का जब मोल तय किया जाता है तो उसमें बहुत जिम्मेदारी निभाता है बजट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी और पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री के रूप में अपना छठा बजट पेश किया। चुनावी साल में ये पूर्ण नहीं बल्कि अंतरिम बजट पेश किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण का यह पहला अंतरिम बजट भी है। इस बजट में जहां एक और कई बड़े ऐलान किए गए हैं, तो वहीं पिछले 10 सालों में मोदी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई गई है। उन्होंने कहा कि इकोनॉमी में बीते 10 सालों में बड़ा सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है। सबका साथ सबका विकास मंत्र के साथ सरकार आगे बढ़ रही है और हर सेक्टर पर इसका असर दिखाई दे रहा है। नई योजनाएं शुरू की गई हैं, रोजगार के मोर्चे पर बड़े कदम उठाए गए हैं, ग्रामीण विकास के लिए बड़े काम किए गए हैं, जैसे कि आवास, जल, कुकिंग गैस से लेकर सभी के लिए बैंक अकाउंट खोलने के काम को तेजी से किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया है। बीते एक दशक में ग्रामीण स्तर पर काफी सुधार देखने को मिला है। वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि आर्थिक सुधारों के साथ जिस तरह से मोदी सरकार देश में आगे बढ़ रही है, 2047 तक हमारा लक्ष्य भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का है और हम इस लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर लेंगे। हम 2047 तक विकसित राष्ट्र के रूप में दुनिया में पहचान बनाएंगे। हम पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का पूर्ण विश्वास है कि गरीब महिला, अन्नदाता, गरीब किसान उन्नत हो और तरक्की करें। यही सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता है। इन्हें सशक्त करने पर हम विश्वास रखते हैं और इसी दिशा में आगे काम करते रहेंगे और ये काम अभी भी जारी है। वहीं यदि हम बजट की बात करें तो बजट में 3 रेल कॉरिडोर समेत कई बड़े ऐलान किए गए हैं। हालांकि अंतरिम बजट में इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, जिसके चलते खासकर मध्यम वर्गीय लोगों को मायूस होना पड़ा है। रेलवे से लेकर अन्य सेक्टर में प्रोजेक्ट्स को लेकर सरकार ने अपना विजन रखा है। स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। लखपति दीदी योजना को विस्तारित किए जाने का ऐलान किया गया है। राज्यों को ब्याज मुक्त कर्ज योजना जारी रहेगी। 3 नए रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11% से ज़्यादा खर्च किया जाएगा। रक्षा खर्च 11.1% बढ़ाया गया है। यह जीडीपी का 3.4% हिस्सा होगा। राजकोषीय घाटा में 5.1 रहने का अनुमान है। वहीं 44.90 करोड़ रुपए का खर्च और 30 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू आने का भी अनुमान जताया गया है। आशा बहनों को भी आयुष्मान योजना का लाभ दिए जाने का ऐलान किया गया है। तिलहन के अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली देने का भी ऐलान वित्त मंत्री ने किया है। उन्होंने बताया कि ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत नई योजनाएं शुरू की जाएंगी। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। 50 साल के लिए 1 लाख करोड़ के ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। लक्षद्वीप के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देंगे। 40,000 सामान्य रेल कोचों को वंदे भारत जैसे कोचों में बदला जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन पर भी ध्यान दिया जाएगा और इसे बढ़ाया जाएगा। मातृ और शिशु देखरेख योजना को भी बढ़ावा मिलेगा। 9 से 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण पर ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार मध्यम वर्ग के लिए जो आवास योजना चलाई है उसे विस्तारित किया जाएगा और अगले 5 साल में 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि पीएम आवास के तहत अब तक 3 करोड़ घर बनाए गए हैं। करीब 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं और अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं डिफेंस के लिए 6.2 लाख करोड़ का बजट रखा गया है। 78 लाख स्ट्रीट वेंडर को मदद दी गई है। 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा है। पीएम किसान योजना से 11.8 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद मिली है और आगे भी यह जारी रहेगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह देश के भविष्य को निर्माण करने वाला बजट है और उन्होंने वित्त मंत्री को इसके लिए बधाई दी है। ये बजट इंक्लूसिव और इनोवेटिव बजट है। इस बजट में कंटिन्यूटी का कॉन्फिडेंस है। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा। निर्मला जी का ये बजट
देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। मैं निर्मला जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इस बजट में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का, भारत की यंग एस्पिरेशंस का प्रतिबिंब है। हालांकि किसानों, मध्यम वर्गीय परिवारों और युवाओं को सरकार के बजट से और भी उम्मीदें थी, लेकिन उन्हें फिलहाल इस पर मायूसी हाथ लगी है, क्योंकि यह पूर्णकालिक बजट नहीं है। नई सरकार के गठन के बाद ही पूर्णकालिक बजट पेश किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IN24 न्यूज़। एम्पावर करें। बजट पेश हो चुका है और निर्मला क्रिया भी और प्रतिक्रिया भी जारी है। सरकार की तरफ से लगातार इसका समर्थन किया जा रहा है, वहीं विपक्ष लगातार इसकी धज्जियां उड़ाने पर तुला हुआ है। और इसी चर्चा में हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ेंगे। आर्थिक जानकार हैं केशव शुक्ला जी और VC कुमार जी, जो प्रिंट मीडिया के बहुत ज़्यादा अनुभवी हैं और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उनका जो अनुभव है आज हमें बजट को समझने में बहुत काम आएगा। धरोहर ट्रस्ट के भी वो संस्थापक हैं, अध्यक्ष हैं। तो कुल मिलाकर सबसे पहले हम चलते हैं केशव शुक्ला जी के पास। केशव जी, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? हाँ जी। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये बजट जो पेश हुआ है, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है इस पर? ये बजट है, ये लेखानुदान है, बजट पूरा नहीं है। लेकिन आशुतोष जी, अभी पहले जैसा कोई बजट नहीं आएगा जी कि नई नई योजनाएं चालू करो या कि एक नया पुराना जो चालू है उसको बंद करो। अब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जो योजनाएं सरकार ने पिछले 7 साल के अंदर चालू की है, 9 साल नहीं मैं बोल रहा हूँ, 7 साल के अंदर, उन योजनाओं को कंटिन्यूअसली अगर ये सरकार लेके चलती है तो 2029-30 तक हमारी कंट्री में बहुत सारे बच्चे जो है ना वो अपना रोजगार केंद्रित हो जाएंगे और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स गांव की हैं वो भी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि मेन चीज ये है कि सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को करना चाहिए सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं और जो इंडस्ट्री है उनके लिए सुविधा मुहैया कराना। वो सब चीजें आज की डेट में हमारे पास सुलभ है, हमको मिल रही हैं, कंट्री को हमारे मिल रही हैं। अब आगे अगर नया कुछ योजना लाना है तो नया कुछ योजना लाना है तो इसको जब हम प्रॉपरली लेके आगे जाते हैं तो हमारी डेवलपमेंट अपने आप ही बढ़ती जाती है। आज हमारी कंट्री के पास, बैंकों के पास पैसा है। पहले हमको IMF के पास, वर्ल्ड बैंक के पास भागना पड़ता था। आज IMF और वर्ल्ड बैंक हमारे से कहते हैं कि आप ले लो पैसे हमारे से, हम लोग नहीं उठा रहे हैं। बिकॉज जबकि हमारी बैंकें इतनी मजबूत हो गई हैं। जब 2015-16 में अकाउंट इन्होंने NPA किए थे तो ऐसी सिचुएशन हुई थी कि आगे क्या होगा, बैंकें चलेंगी या कि कितनी बैंकें डूब जाएंगी। डूबने को तो कोई बैंक डूबा नहीं है, लेकिन वो जो प्रॉब्लम्स पुरानी थी उसको सॉल्व करने के बाद बहुत सारे जो डिपॉजिट हैं हमारी बैंकों में आए। आज हमारी बैंकें मजबूत हो गई हैं। GST लेके आए, आज वो GST ऐसा हो गया है कि टैक्स कलेक्शन हमारी 2.5 2 गुना 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। सरकार को पैसा मिल रहा है, इनकम टैक्स रेवेन्यू मिल रहा है। अब सरकार को आगे जो काम करने हैं, जैसे अभी 3 कॉरिडोर इन्होंने स्टार्ट करने की बात की है, उसमें से एक तो ऑलरेडी बन चुका है। अभी यही 15 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया था यहाँ पे। अभी 2 ही और बनने हैं। उसके बाद रोड, पोर्ट और अपना क्या कहते हैं एयरपोर्ट, ये तीनों चीज में हमारी जो वृद्धि है बहुत बढ़िया से आगे चल रही है। अभी हमारी कंट्री को जो जरूरत है वो ये है कि जो 65% बच्चे हमारे 35 साल से नीचे के हैं वो सब उस तरीके से एजुकेट नहीं है कि जिनको नौकरी कहीं पे भी दी जा सके। उनको स्किल्ड करना पड़ेगा। 1.25 करोड़ लोगों को इन्होंने स्किल्ड किया है, लेकिन और सारे लोगों को स्किल्ड करना है। और जो मुद्रा लोन है, इनका मुद्रा लोन को हमको कम से कम और 10 साल चालू रखना चाहिए, जिससे कि जितने बच्चे हैं, आज गांव में बच्चों की परिस्थिति ऐसी है या कि शहरों में ऐसी है कि उनको काम की जानकारी है, लेकिन अगर वो कुछ करने जाते हैं या बिजनेस करने जाते हैं तो उनके पास फंड नहीं होता है। 2014-15 के पहले सिचुएशन ये थी कि अगर आप कुछ भी करने जा रहे हो
तो जिसकी क्रेडिट रेटिंग बड़ी कंपनियों की अच्छी है उनको तो लोन मिलता था, भले जी। उनका जो अपना क्या कहते हैं मॉर्गेज करने के लिए उनके पास जो असेट है वो कमती है, लेकिन छोटा लोन 5,000 सॉरी 50,000, 5 लाख, 10 लाख या 2 करोड़ का लेना है, तो आपको उसके लिए 100% या 125% सिक्योरिटी देनी होती थी। अभी क्या हो गया है कि मुद्रा लोन के माध्यम से वो बिना सिक्योरिटी का लोन है। वो जितना दिन आगे बढ़ेगा और जितना टाइम उसको आगे बढ़ाएँगे, उसमें अब बच्चों को अगर पैसा मिलेगा, तो वो लोग अपने आप जैसे अभी पिछले 7 साल के अंदर, 8 साल के अंदर 43 करोड़ लोगों ने, मैं इस 43 करोड़ लोगों को जो बोल रहा हूँ, ये अनसिक्योर्ड लोन जिन्होंने लिया है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हुँ। साढ़े 22-23 लाख करोड़ रुपए उन्होंने उठाया है। और आशुतोष जी आपको आश्चर्य होगा कि ये जो बच्चे या जिन लोगों ने भी लोन उठाया है अपनी पत्नियों के नाम से, महिलाओं के नाम से या परिवार के किसी सदस्य के नाम से, ये सारे अकाउंट प्रॉपर चल रहे हैं, कोई एनपीए नहीं हुए हैं। हुँ। तो पहले की जो सिचुएशन ये थी कि किसी के पास था, अगर उसको स्किल्ड है, उसको जानकारी भी है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं होता था, तो पेरेंट्स उसके बोलते थे कि नहीं ठीक है, मेरे पास तो ये खेती है, मेरे पास ये घर है, मैं इसके लिए मॉर्गेज नहीं करूँगा तुम्हारे लोन के लिए, पता नहीं तुम्हारा बिज़नेस चले कि नहीं चले। अभी क्या है कि 50,000 से लेके 10 लाख रुपए तक लोन मिल रहा है, सेकंड कैटेगरी में 2 करोड़ रुपए तक लोन मिल रहा है। जी। ये जितना दिन चलेगा, कंट्री आगे ही बढ़ती जाएगी। दूसरा, जहाँ तक बिजली की बात है, अभी जैसे इन्होंने 3 करोड़ लोगों को बात किया है, 22 तारीख को प्रधानमंत्री ने सूर्यवंशी योजना करके जो चालू किया था कि 1 करोड़ लोगों को देंगे। आज सरकार ने कहा है कि नहीं, हम तो अपना क्या कहते हैं 3 करोड़ को देंगे, लोगों को देंगे। अब 3 करोड़ लोगों को देंगे, अगर 1 केवी से आप समझ लो कि 120 यूनिट के करीब, मतलब 300 यूनिट की बात कर रहे हैं, 360 यूनिट के करीब बिजली पैदा होगी। उसके जी। लिए 15 से 20,000 रुपए एक छत पे लगाने के लिए आता है सोलर पैनल। अगर 15,000 रुपए भी पकड़ने जाओगे 300 के लिए, तो वो 45,000 करोड़ के करीब बैठता है। हुँ। इसी तरीके से जो दूसरी योजनाएँ हैं इनकी, बुलेट ट्रेन योजना 40,000 डब्बे का आज इन्होंने बात किया है कि 40,000 डब्बे बनाएँगे। एक डब्बा 5 करोड़ के करीब बैठता है, 2 लाख करोड़ रुपए इसके लिए चाहिए। अभी तक डीबीटी के माध्यम से इन्होंने अपना क्या कहते हैं एटलीस्ट 30 से 32 लाख करोड़ रुपए ये ट्रांसफर कर चुके हैं। किसान योजना जो 6,000 वाली है, अब जी। 6,000 का ये 9,000 कर देते तो और अच्छा था, क्योंकि ये जितना भी किसानों को पैसा देते हैं, इससे वो लोग अपनी खेती को प्रॉपरली तरीके जी। से अपना उसका काम करके उसमें 10 पैसा उनको ज़्यादा ही मिलता है। नहीं तो क्या होता था कि लोग लोन लेने के लिए लोगों के पास जाते थे जो किसान हैं, जी। वो गरीबों को उधर से 10% 15% गाँव कुल के लोग मिलाकर लोन केशव जी देते थे। ये कहा जा सकता है कि इसको हम अभी परिपूर्ण नहीं कह सकते। आपके पास हम फिर आएँगे, अभी वीसी कुमार जी के पास चलते हैं। वीसी कुमार जी, इस अंतरिम बजट जी, को आप देखकर सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या देना चाहेंगे? देखिए सबसे पहले तो मेरी प्रतिक्रिया आपके चैनल के प्रति बड़ी अच्छी है। शुक्ल जी ने जिस तरह से विस्तृत जानकारी दी है ना अलग-अलग बिंदुओं पर, वो बड़ा प्रभावशाली लगा मुझे। हाँ, मेरे कहने का नज़रिया थोड़ा-सा आम आदमी से रिलेटेड रहता है। एक सामाजिक संस्था चलाता हूँ उसके तहत भी। कंसेप्ट्स आर मोर इम्पोर्टेंट टू मी दैन द फिगर्स। आंकड़ों जी। से ज़्यादा हम किस आइडिया के तहत काम कर रहे हैं, वो बड़ा महत्व रखता है। तो अगर आप देखेंगे कि देयर इज़ डेफिनिटली अ कंटिन्यूटी, जब से ये सरकार आई है और आज तक जैसे है, तो देयर इज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कंटिन्यूटी कि हमने पहले ये किया, ये सोचा, उसके बाद उसको एक सर्टेन लेवल तक अचीव किया और उसको अचीव करने के बाद हम अगले स्तर पे गए। अभी मैं सुन रहा था प्रधानमंत्री जी को, माननीय श्री मोदी जी को, तो उन्होंने भी ये कहा कि दिस इज़ अ बजट व्हिच टॉक्स अबाउट कंटिन्यूटी, मतलब हम अब तक किए गए जो कार्यक्रम हैं उससे संतुष्ट हैं और हम चाहते हैं कि कहीं न कहीं अगर ये कंटिन्यू हो जाए, हुँ। तो हमारा काम आगे बढ़ेगा। अंतरिम जी। बजट अगर चुनावी साल होता है, तो वो मजबूरी होती है, इसमें कई सारी चीज़ें और दी जा सकती थी। लेकिन देने का अर्थ ये होता कि भई आप वोट लोलुपता के तहत वो आप करते। तो लेकिन वीसी ये साहब, नहीं ये दिखा है सवाल कहीं उठता है से कि भी। आम आदमी को जब तक प्रभावित नहीं करता है बजट, तो उसकी मानसिकता बदल भी सकती है। आपको नहीं लगता कि आने वाले चुनाव को देखते हुए सरकार को और भी थोड़ा गंभीर होना चाहिए था? देखिए, ये प्रश्न बड़ा अच्छा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यही तो कॉन्फिडेंस है कि हम जिस राह पर चले हैं,
उस राह को हम सही मान रहे हैं, जनता हमें सही मान रही है और उस पर अगर जनता को मतलब लुभाने के लिए कुछ कार्यक्रम किए जाएँ, जी तो किए जा सकते हैं। लेकिन उसकी आवश्यकता शायद वर्तमान सरकार को लगी नहीं और निर्मला जी ने बिल्कुल उस बात का ध्यान रखा कि हम आश्वस्त हैं कि हमारी चीज़ें आप तक पहुँच रही हैं और जो आप तक पहुँच रही हैं उससे एक अवधि से लेकर दूसरी अवधि में जाने के लिए जो बेहतरी होनी चाहिए वो हुई है। इसलिए इसको इसी तरीके से उन्होंने रखा है। जी। लेकिन अगर हम आम आदमी की बात करें तो आम आदमी को तो अपनी ज़रूरतों से मतलब होता है। केशव जी के पास जानना चाहेंगे कि हम केशव जी, समाजवादी पार्टी के जो मुखिया अखिलेश यादव हैं, उन्होंने कहा है कि ये मोदी सरकार की विदाई वाला बजट है। क्या आपको लगता है कि वाकई मोदी सरकार पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा? देखिए, ये बजट जो दिया है इन्होंने, ये बढ़िया है, इसमें कहीं कोई तकलीफ नहीं है। जी लोगों को फ्री में घर मिल रहा है, फ्री में टॉयलेट मिल रही है, किसानों को पैसा मिल रहा है, 11 करोड़ अपना का 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है, हम्म, ठीक है ना? अब 43 करोड़ लोगों को एटलीस्ट अपना 22.5 लाख करोड़ रुपए अपना विदाउट सिक्योरिटी के लोन मिला हुआ है। 78 लाख लोगों को जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनको लोन मिला हुआ है। जी अखिलेश जी जो बोल रहे हैं ठीक है, कोई भी पार्टी ये तो नहीं बात करेगी ना कि सामने वाली पार्टी या कि विपक्ष का कोई आ जाएगा। अभी केंद्र में जो देखिए, मोदी सरकार ने जो भी काम चालू किए हैं, आपको मैं बता रहा हूँ 2 लाख के करीब लोग जो हैं ये सरकार के एडवाइजर बन के काम कर रहे हैं, जिनमें सब वर्ल्ड की बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं। जी आपने जो बोला कि अभी ये चुनावी साल है तो इनको कुछ, ये चुनावी साल नहीं, ये हमेशा रोज साल के 365 दिन इनका काम चालू ही रहता है। जी इनका एडवाइजर चालू ये है कि जो हमारी जो सबसे नीचे की पॉवर्टी की जो लाइन है उसको कैसे ऊपर लेके आना है, उनको क्या कर सकते हैं। तो उनके लिए यही एक रास्ता है कि सुलभ उनको अपना क्या कहते हैं जो घर की चीजें हैं वो उपलब्ध कराएं, पैसा उपलब्ध कराएं उनको। हम लोग 140 करोड़ लोग हैं, हमको सारी चीजें सुविधाएं मुहैया कराने में ही हमारा 10 साल निकल जाएगा। हमारा एक्सपोर्ट बढ़े या नहीं बढ़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जी इंडिया के अंदर ही बना के सारी चीजें अगर कंजप्शन कर ले जाएं तो उसी में हमारी जीडीपी आने वाले 10 साल तक तो बढ़ती जाएगी। हाँ, उसके बाद हमको सोचना पड़ेगा कि हम लोग क्या करें। जी तो अभी जो चीजें इन्होंने शुरुआत की है उसको सरकार बंद नहीं करे। इसके जी बाद बचता क्या है? देखिए, मैं आपको एक जानकारी देता हूँ आशुतोष जी। हम्म, मैं 2019 का बात है जब सरकारें बन के आई थी। हम्म, उस समय पूरी दुनिया के साथ में जब जी जब इन्होंने अपना क्या कहते हैं मोदी जी ने बड़े-बड़े कंट्री के लोगों से मीटिंग की थी, तो उस समय उन लोगों ने, ये मेरे पास लेख है। इत्तेफाक से ऐसा हो गया हम्म, कि बीच में कोरोना आ गया 2020 में, फरवरी, जनवरी, फरवरी में वो चीजें आगे नहीं बढ़ पाई। तो वो सारी कंट्रियों ने एक चीज रखा था, यूरोपियन कंट्री भी थी उसमें, अमेरिका भी थी, बहुत सारी कंट्री थे कि हम आपके यहाँ पे आते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। जी लेकिन जब आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए आते हैं तो आप लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल दे देती है, लेकिन जब लैंड एक्विजिशन के लिए हम पूरे देश में जाते हैं, पूरे राज्यों में, तो उसमें हमारे 100 कर्म हो जाते हैं। आप इसका कोई रास्ता निकालो मोदी साहब। जी मोदी जी ने 5-7 आईएएस अफसरों को उसमें लगाया था। उसके बाद आप देखिए कि यूपी में 1.25 लाख हेक्टेयर के करीब लैंड उन्होंने एक्विजिशन कर लिया है। ऐसे ही पूरे देश में भी जो है लोग लैंड एक्विजिशन के लग गए। आप देख रहे होंगे कि अभी पूरे देश में ऐसी हर राज्यों में हो गई कि आप हमारे यहाँ आइए, जो मार्केट रेट है उस रेट पे आपको लैंड हम खरीद के देंगे। जी सारी राज्य सरकारें लैंड एक्विजिशन कर रही हैं, ठीक है। हम्म, उसके बाद इंफ्रा का आया, जो आप अगर कोई भी कंटेनर रोड पे लेके चल रहे हो तो जो जी आपके देश में अपना 3 दिन में लगता है वहां पे वो 12 घंटे में पहुंच जाता है। सारे रोड इन्होंने तैयार कर दिए हैं। उसके बाद पोर्ट, पोर्ट की ये सिचुएशन है थी हमारे यहाँ, अभी 2 ही पोर्ट ठीक हो पाए हैं, बाकी सब नहीं ठीक हो पाए हैं, वो भी अभी 2 साल 2.5 साल के अंदर ठीक हो जाएंगे। जी 27 दिन में एक वेसल्स खाली होती है हमारे इंडिया में, जी जो कि अमेरिका में 5 दिन और चाइना में 7 दिन में खाली हो जाती है। आप जी जी सोचिए कि एक-एक में जो है ना 10-10, 15-15 लाख टन माल होता है। हम्म, वही वेसल्स हमारे यहाँ जो आती है उसको वो एक ही फेरा लगा पाती है, जबकि वो दूसरी कंट्री में जाती है तो उसके 3 फेरे हो जाते हैं। हमारे कंट्री के लिए कोई शिप देने के लिए तैयार नहीं होता था। मतलब सरकार तो को, केशव जी, रोड, सरकार को इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है जिस तरह से हम
पहले भी उनके बड़े फैसलों को देखते रहे, चाहे नोटबंदी का मामला हो या फिर जीएसटी का मामला हो, तो आम आदमी आज सरकार के साथ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। देखो, आपको एक बात बता दूं, अब सरकार नुकसान होने की तरफ नहीं, अब सरकार फायदे की तरफ जा रही है। जी मैं एक चीज आपको बताता हूँ, जैसे ये जीएसटी लेके आए, नोटबंदी लेके आए और बहुत सारी चीजें जो योजनाएं जो लेके आए, अब ये सब प्रॉपर होके चल रही हैं। जी इनको 7 लाख करोड़ रुपए 17-18 में आया था जीएसटी, जुलाई में इन्होंने चालू की थी 9 महीने में। जी अभी पिछले साल 31 मार्च 2023 तक का इन्होंने 18,10,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किया है और अभी 2 महीने बाकी हैं, 3 महीने बाकी हैं पूरा। कल 1,72,000 की जीएसटी का आया हुआ है डिटेल, जो सरकार ने रेवेन्यू वसूल किया है। ये 21 लाख करोड़ के ऊपर जाएगी। सरकार को अब कोई, अभी जो सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्चा करके रखा है, जैसे ये लोग बोलते हैं, अभी कुछ लोग बात करते हैं कि 200 लाख करोड़ के करीब सरकार के 150 लाख करोड़ के करीब लोन हो गया है। अरे भाई, 150 लाख करोड़ के ऊपर अगर लोन हो गया है तो हमारा कम से कम 200 लाख करोड़ रुपए का असेट तैयार हो गया है। लाइबिलिटी हमारे पास अगर करने जाओगे तो हमारे पास कोई लाइबिलिटी नहीं रह गई है। जो फॉरेन हमारे ऊपर लोन होता था, जो डॉलर में होता था, वो घट के 50% पे आ गया है, जो कि 63% 2013-14 में था। जी तो हमारे पास जो है अब कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। बस एक चीज जो ये कर रहे हैं, अभी जैसे पेट्रोल डीजल का भाव है, जी पिछले हफ्ते इन लोगों को केजी बेसिन गोदावरी में अपना जो कुएं के कुआं है इनका चालू हो गया, उसमें 7% एक्सेस इनको पेट्रोल क्रूड ऑयल मिलना चालू हो गया है और 7.5-8% के करीब गैस मिलनी चालू हो गई, जी जो कि 2 साल के अंदर 20% तक पहुंच जाएगा। जी तो अब धीरे धीरे इसका अल्टरनेट जो है सरकार के पास उपलब्ध हो रहा है, तो इनको यही सोचना है कि जो मिडिल क्लास है, अब जी उसको कैसा इंपावरमेंट करें। जो मिडिल क्लास हम उसको बोल रहे हैं, जैसे कि शहरों में झोपड़पट्टी है या कि छोटे घरों में लोग रहने वाले हैं, उनको क्या सुविधा दे सकते हैं, कितने जी कमती रेट पे लोन दे जी सकते हैं, उनको कितना और डिस्काउंट दे सकते हैं। गाँव के लिए तो जो इन्होंने योजनाएं चालू की है, उसमें सिर्फ एक ही काम करना है कि जो बच्चों के लिए इन्होंने किया है, अभी 1,10,00,000 की सवा करोड़ के करीब बच्चों को स्किल कर पाए हैं। अरे ये संख्या बहुत ज्यादा है। उसको आप एक टारगेट लेके चलो कि हम 5 साल में इन सारे बच्चों को स्किल कर देंगे। हम्म, क्योंकि आज जो ग्रेजुएशन करके बच्चे गांव में निकले हैं, उनको कोई नौकरी दे ही नहीं सकता है, क्योंकि उनका एजुकेशन उस तरीके का नहीं है। बिल्कुल लेकिन उनको काम करने के लिए अगर पैसा मिल जाएगा और कुछ नया स्किल उनके पास है, तो उसके लिए वो लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल आगे बढ़ सरकार को सकते हैं। अभी टैक्स और कलेक्शन एक में और एक कोई और एक और टेंशन नहीं विकास जी है। के पास चलते हैं। विकास जी, एक कहावत है कि जिस घर की महिला खुश होती है तो पूरा घर खुश जी होता है। तो जिस तरह से लखपति दीदी की योजना है, और भी आने वाले दिनों में दीदियों को लखपति बनाया जाएगा, तो क्या लगता है कि इससे भी सरकार को बहुत फायदा हो सकता है? देखिए, ये सरल शब्दों का प्रयोग जो है ना, लखपति दीदी, जी ये सबके समझ में आने लायक बात है। और इस कार्यक्रम का टाइटल जो है बहुत बढ़िया चुन के रखा है इन्होंने। अब इसमें जो संख्या अभी और उस संख्या से बढ़कर जो आगे जाने की तमन्ना है, वो एक तो बहुत अच्छी और साथ-साथ ये अचीवेबल भी है। क्यों? जी क्योंकि आज के डेट में जो हम लोगों को लगता है कि लाख की कोई अहमियत पहले जैसी नहीं रह गई, लेकिन बहुत लोगों की ज़िंदगी में आज भी लखपति एक बड़ा शब्द है। भी और जितनी बहनों को हम लोगों ने अभी तक पाया है आंकड़ों के हिसाब से कि जी इतने लोग हुए और इनसे आगे जा सकते हैं, ये बड़ी बड़ी अचीवेबल बात है। अब इसको अचीव करने के लिए जो भी हमारे सिस्टम्स पहले से बन चुके हैं, वो उनको ही स्ट्रीमलाइन करना है। जी मैक्सिमाइजेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन की तरफ बढ़ना है, तो ये अपने आप अचीव हो जाएगा। और सोच के लिए तो मैंने बताया कि ये बहुत ही अच्छी सोच है। जी तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि आज की तारीख में जिस तरह से सरकार आगे बढ़ रही है और विपक्ष बिखरता जा रहा है, उसकी उल्टी गिनती शुरू होने की भी बात कही जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार बहुत सोच समझकर इस तरह के बजट को सामने लाई है। निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में 2024 की अगर हम बात करें, जिसकी लगातार लंबे समय से चर्चा हो रही है, तो जुलाई में उम्मीद की जा रही है कि अगला और पूरा पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। इस चर्चा में हमसे जुड़ने के लिए केशव शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीसी कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि देश जिस तरह से बढ़ता जा धन्यवाद। रहा है, ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने यही होती है कि आम आदमी की भावनाओं को समझकर आगे बढ़ना। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने आम आदमी की भावनाओं को समझने की बात की है, चाहे वो शौचालय का मामला हो, गरीबों को के घर का मामला हो, या फिर करोड़पति दीदी का मामला हो, तो आने वाले दिनों में
आम आदमी तक ये पूरी भावना अगर आगे जाएगी तो जाहिर है सरकार की सारी चुनौतियाँ कहीं ना कहीं से कमज़ोर हो जाएंगी और अगला कदम बढ़ाने के लिए सरकार तत्पर होगी। तो इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहे इन 24 न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।